प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड की आगे की जो कविता है, एक कविता है सांप और दूसरी कविता है भीतर जागा दाता कविता। एक सांप सबसे छोटी कविता है कवि आगे की। कवि ने व्यक्ति की मानसिकता को यहाँ दर्शित किया है। साथ ही साथ कवि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की क्रिया प्रतिक्रियाओं को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। सांप कविता जो है वो एक व्यक्ति की मानसिकता को प्रदर्शन करने वाली कविता है। इस कविता में प्रयोगवादी कवि आगे ने व्यक्ति के जीवन चरित्र को आधार बनाया है और कवि आगे जो स्वयं एक महान कवि के रूप में प्रयोगवादी क्षेत्र में अपना स्थान रखते हैं। कविताओं में उनका विशेष आग्रह रहा है, रुचि रही है। इसलिए कवि आगे ने अपनी कविताओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी हमारे सामने रखा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि व्यक्ति की बुद्धि परख यानी सोच, उस सोच को हमारे समक्ष रखा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही के ही तराजू पर तोलकर हमको वो हमारी बुद्धि का परीक्षण करते हैं। क्योंकि प्रयोगवादी कवि आगे की कविताओं को पढ़ने के लिए आपकी बुद्धि की जो परख है वो अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आगे की कविता दिखने में बड़ी सरल है, आसान है, किंतु उसमें जो भाव सौंदर्य है या कलागत जो अभिव्यक्ति है वो अपने आप में अनोखी है। कवि आगे ने इन कविताओं के माध्यम से अपने मनोभावों को, अपने विचारों को गति देने का काम किया है। कवि आगे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने काव्य के क्षेत्र में अपना अनूठा प्रदर्शन किया है, अनूठा रूप सामने रखा है। इनकी कविता जो है वो हमारे समाज को मार्गदर्शित करने वाली कविता है। इससे पूर्व हमने जो कविता पढ़ी, उस कविता में दीप अकेला कविता पढ़ी। किस तरह से कवि ने अकेले व्यक्ति को मुख्य समाज की धारा से जोड़ने का काम किया। तो ये एक वैज्ञानिक सोच ही है। ये मानसिकता छोटी मानसिकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि विशाल हृदय का प्रतीक है कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज में ऐसे व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं है जो समाज को दिशाहीन कर दे, समाज को गतिहीन कर दे। ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। समाज में उन व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए जो समाज को नई दिशा, नई दृष्टि और नया जोश उत्पन्न कर सके। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कवि आगे की कविताएं हमारे मनोवैज्ञानिक सोच को बदलने वाली कविताएं हैं, हमारी दिग्दृष्टि को सोच बदलने वाली कविताएं हैं। निश्चित रूप से इनकी कविताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ हमारी मानसिकता को भी प्रदर्शित करने वाली कविताएं हैं। आगे जो स्वयं एक प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थक होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपने मन में रखने वाले कवि हैं। इन्होंने कहानियों और उपन्यासों के क्षेत्र में भी अपनी ख्याति प्राप्त की है। इनकी एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। उसमें व्यक्ति के बीच में संबंधों को दर्शाया गया है। लैंगिक यानी समलैंगिक प्रेम को भी प्रदर्शित किया गया है। तो इनकी जो विचारधारा है वो समाज से, यानी कि ये जो कुछ भी लिखते हैं वो पूरी तरह से भिन्न होता है। ऐसी विषयों पर बहुत कम लोग लिख पाते हैं। कवि आगे ने जिन विषयों पर लेखनी चलाई है, अपने आप में प्रायोगिक स्तर पर वो एक नई कविताएं हैं, एक नई विचारधारा है, एक नई क्रांति को उन्होंने उत्पन्न करने का काम किया है। तो आइए आज हम कवि आगे की जो एक छोटी सी कविता है जिसमें भाव सौंदर्य या कलागत सौंदर्य की कोई कमी नहीं है, किंतु इन 4-5 पंक्तियों में ही उन्होंने व्यक्ति की मानसिकता को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, सोच को बदला उन्होंने। आइए हम उनकी कविता पढ़ते हैं। सांप जो कविता है वो एक प्रतीकात्मक कविता है।
इस कविता के अंतर्गत कवि ने ये बताया है कि आज का व्यक्ति मौकाप्रस्त हो गया है, स्वार्थी हो गया है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति का अहित करने पर भी वो पीछे नहीं हटता। ये अहित की भावना एक तरह का, जिस तरह से सांप होता है, सांप में जहर होता है तो लोग उसके जहर से भयभीत रहते हैं, पास नहीं जाते। किंतु आज सांप की प्रवृत्ति मनुष्य की हो गई है। मनुष्य सांप की से व्यवहार करने लगा, मौकाप्रस्त हो गया है। जैसे ही मौका मिलता है उसका भला करने वाला, उसकी हित सोचने वाले का ही वह बुरा कर बैठता है। अर्थात हमारी जो सोच है उसमें बदलाव आ गया है। हम सभ्य हुए नहीं हैं, हमें सभ्य होने की आवश्यकता है। हम मौकाप्रस्त बने हुए हैं। हम में जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयां हैं, उनको हम नहीं देख पा रहे हैं। उल्टा हम बुराइयों से और अधिक ग्रसित हो रहे हैं। हम पहले गांव में रहते थे तो हम सरल हृदय थे, छल कपट करना हमारा काम नहीं था। लेकिन जैसे ही हम शहर को छोड़ करके शहर की जिंदगी में हमने दखल दिया है, शहर के उस वातावरण में हमने प्रवेश किया है, हमारे उस परिवेश में, हमारे चरित्र में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। हम मौकाप्रस्त बन गए हैं। हम भीड़ में रह करके लोगों का शोषण करने में लगे हुए हैं। तो कवि ने यहाँ पर एक व्यक्ति की मानसिकता पर एक विचार व्यक्त किया है कि वो मानसिकता क्या हो सकती है। सांप कविता में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। देखिए, आइए हम पढ़ते हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, इतना विष कहां से पाया। कवि आज्ञा कहते हैं सांप एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए अभिशाप है, जो स्वार्थपरती व्यक्ति है, वो जो पूरी तरह से सभ्य नहीं है लेकिन सभ्यता का दिखावा करता है, सभ्यता का प्रदर्शन करता है, लेकिन वास्तव में वो सभ्य हुआ नहीं है। अभी सभ्यता सीखने की आवश्यकता है उसको, है ना। सांप कभी सभ्य कैसे हो सकता है? सांप की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कैसे सभ्य हो सकता है ना। क्योंकि वो तो मौकाप्रस्त होता है। जैसे ही मौका मिलता है वो डस लेता है, अपना ही हित करने वाले, अपने ही भला करने वाले व्यक्ति का अहित कर बैठता है। तो आज का मनुष्य है इस चकाचौंध भरी जिंदगी में एक सांप की सी प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं, एक मौकाप्रस्त परिस्थिति को अपनाए हुए हैं, स्थिति को अपनाए हुए हैं। वह किसी व्यक्ति का अहित करने पर भी पीछे नहीं हटता, वो सभ्य नहीं कहा जा सकता। तो कवि यहाँ पूछ रहा है कि तुम सभ्य नहीं हुए हो, हिसाब तुम अभी सभ्य नहीं हुई हो, नगर में बसना तुम्हें नहीं आया। नगर यानी बड़े बड़े शहरों में तुम्हें अभी रहना नहीं सीखा, तुम्हें बसना नहीं आया कि नगर में किस तरह से रहा जाता है, शहर में कैसे जीवन व्यापन किया जाता है। शहर का जीवन अनेक भाग दौड़ से युक्त है, जिंदगी चक्करगनी बनकर रहती है, व्यक्ति को अपनी सुध बुध नहीं रहती। जिंदगी नगर में तुम्हें अभी बसना नहीं आया, उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सांप की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। क्योंकि व्यक्ति के पास में समय नहीं है, समय का अभाव है, भाग दौड़ की जिंदगी है नगर की, तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, कभी पूछना चाहता है, उत्तर दोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसी सभ्य सांप प्रवृत्ति के व्यक्ति से कभी पूछना चाहता है कि मैं एक छोटा सवाल तुमसे पूछना चाहूंगा, बात पूछूं तो क्या तुम उत्तर दोगे? किसको पूछ रहा है? जो व्यक्ति सांप के समान अपनी विकृत मानसिकता को अपनाए हुए हैं, उसी व्यक्ति को कुछ पूछना चाहता है। क्या? तब कैसे सीखा डसना, विष कहां से पाया। अरे तुम तो बड़े सीधे साधे थे, सरल हृदय थे, तो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं कि तुमने डसना का मतलब होता है लोगों को अहित, सीखा डसना यानी काटना या अहित करना, अहित करना। तो हे सांप की प्रवृत्ति वाले मनुष्य व्यक्ति, तुमने लोगों को डसना कैसे सीख लिया, लोगों को काटना, लोगों का अहित करना कब से सीख लिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए।
तो तुम विष, इतना विष, विष कहां से पाया? विष का मतलब होता है जहर, यानी दूषित मनोवृत्ति, दूषित मनोवृत्ति अर्थात बुरे विचार अपने मन में तुमने लाए जो एक विष के समान है, क्योंकि विचार ही व्यक्ति को महान बनाता है, विचार ही बड़े बड़े शहर और नगर को बर्बाद कर देते हैं। तो तुमने ये बताओ कि हे मौकाप्रस्त सांप प्रवृत्ति के इंसान, तुमने फिर डसना कैसे सीखा? लोगों का अहित करना कैसे सीखा? तुमने पहले तो ये अवगुण नहीं थे, तुममें कमी नहीं थी, ये विष कहां से पाया? इतनी दूषित मनोवृत्ति, इतना जहर, इतनी बुराइयां तुमने अपने अंदर कैसे पाल ली? इतनी बुराइयों को तुमने कैसे अपने अंदर समाये रखा? ये कभी कल्पना करता है। तो यहाँ वो ये कहता है कि तुम चाहे नगर में रह जाओ, तुम उस परिवेश के स्तर के हो नहीं जो नगरीय परिवेश में तुम जीवन जी सकते हो। इसलिए तुम क्या बन गए हो? मौकाप्रस्त बन गए हो, दूषित मनोवृत्ति से युक्त हो गए हो। तो ये विष कहां से पाया? इतने जो कमियां हैं, इतने जो दोष है, दूषित मनोवृत्ति को तुम्हें कहां से मिला? तुम में इतनी बुराइयां नहीं थी, तुम अच्छे थे, कि तुम में अब क्या आ गई है? सभ्य तो हुए नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज में अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, और खतरनाक अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वो खतरनाक होता है। इसलिए अधूरा ज्ञान, अधूरी जो चीजें हैं वो हमेशा मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न करती है। तो कवि भी यहाँ कहना चाहता है सांप प्रवृत्ति के इंसान को कि हे मनुष्य, हे व्यक्ति, तुम सभ्य हुए नहीं होगी, सांप की प्रवृत्ति को तुम अपनाए हुए हो। हम तुम्हें सभ्य नहीं कह सकते। सभ्य से तात्पर्य है जिसका रहन सहन, खान पान, आचार विचार, हर तरह बोलना उठना चलना सब सभ्यता हो, जिसमें जो सबके लिए एक आदर्श बने, वो सभ्य होता है। तो भला तुम्हें वो सभ्यता तो आई नहीं, न तुमने बोलना सीखा, न तुमने पहनना सीखा, न तुमने खाना पीना सीखा ढंग से। उल्टा तुम क्या हो गए? असभ्य बन गए हो। नगर में तुम्हें अभी बसना नहीं है कि नगर में कैसे रहा जाता है, किस सभ्य जीवन से जिया जाता है, किस तरह से ऐशो आराम की जिंदगी जी जाती है, क्योंकि तुम क्या हो? पिछड़े ग्रामीण वर्ग से या उस दूषित मनोवृत्ति से तुम कहां से उठ कर आए हो पता नहीं, कह नहीं सकते। इसलिए यही तो बात पूछना चाहता कवि। एक बात पूछूं, कैसे सीखा डसना? विष कहां से पाया? तो तुम्हें जो बुराइयां हैं, जो दोष है, जो तुम्हारे अंदर जो समा गई है, उन बुराइयों को तुमने कहां से प्राप्त किया है? तुम सभ्य नहीं हो, बल्कि सभ्यता के नाम पर असभ्य बन गए हो, केवल झूठा प्रदर्शन कर रहे हो। ये झूठा प्रदर्शन करना छोड़ दो, सांप की प्रवृत्ति को छोड़ दो। तो एक छोटी सी कविता थी अज्ञे की, जिसमें व्यक्ति की मानसिकता को बदलने का आग्रह किया है। व्यक्ति नगर में बसना नहीं सीखा अभी, क्योंकि नगरीय सभ्यता के अंतर्गत रहने के लिए व्यक्ति को उसके अनुसार ढलना पड़ता है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यापन करना पड़ता है। तो ये व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, ये असंभव है। इसलिए व्यक्ति प्रयास करता है, झूठा प्रदर्शन करता है, सभ्य होने का डींग हाँकता है। तो कवि यहाँ यही पूछना चाहता है कि तुमने डसना कहाँ से सीखा? लोगों को धोखा देना, छल करना, कपट करना, उनका विश्वासघात करना, ये सब डसने के समान ही है। और इतनी विष का मतलब होता है जहर, जो जीवन तबाह कर देता है, जो व्यक्तियों के जीवन को नष्ट कर देता है। तो विषकारी जो मनोवृत्ति है, हे मनुष्य, तुमने कहाँ से प्राप्त की है, कहाँ से पाई है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए यहाँ पर कवि ने उस व्यक्ति से जानना चाहा है कि ये मनोवृत्ति वो तुम्हें बदल तो लिया, लेकिन तुम अभी पूर्ण सभ्य हुए नहीं हो। तो एक छोटी सी कविता है। इस कविता में व्यक्ति की मानसिकता को प्रदर्शित किया है कि उसे सभ्य ही रहना है, सभ्य ही जीना है। तो उसे जो दोषयुक्त जिंदगी है या जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को समाप्त करना है। समाप्त करके ही वो अपने अच्छे जीवन को जिया जा सकता है।
अब दूसरी हमारी जो कविता है, भीतर जागा दाता कविता है। भीतर का मतलब होता है हृदय। हृदय के अंदर, व्यक्ति के अंदर बड़पन जाग गया, बड़ापन। ईश्वर ने नदी, पहाड़, झरने, तालाब सब कुछ दिया। मनुष्य उसका उपभोग करता है, अपने जीवन को सभ्य तरीके से जीता। उसे जो नगरीय सभ्यता है उनका विकास भी नदी घाटियों के किनारे ही हुआ है ना। तो यहाँ पर अचानक एक दिन मनुष्य के मन में एक बड़पन का भाव उत्पन्न हुआ और उसने दाता का मतलब था उस ईश्वर से, उस परमात्मा से कहा कि तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारे जैसे बड़पन का भाव मुझ में भी जागा है, मुझ में भी उत्पन्न हुआ है। तो दाता जो है वो हमारे भीतर की एक अंतरात्मा है जो हमें पुकारती है, जो हमें कहती है क्या उचित है क्या अनुचित। भीतर जागा दाता, ये कविता है। मतियाया, मतियाया का मतलब होता है मस्ती से चूर, मदमस्त, मस्ती में रहने वाला व्यक्ति के लिए है। मतियाया यानी अपनी मस्ती से चूर, मस्ती में रहने वाला व्यक्ति। सागर लहराया, सागर लहराता है अपनी मस्ती से ही। तरंग की पंख युक्त वीणा पर पवन ने उमंग से गाया। कहते तरंग, तरंग यानी एक लहर। ऐसा लगता है कि जब लहर उठती है तो उठने वाली लहर इस तरह से प्रतीत होती है कि मानो पक्षी के समान कोई पंख लग गए हों, पर ऊंची उठती है और फिर गिर जाती है, हवा में स्थिर हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो तरंगों के ही पंख लग गए हों। एक कल्पना है अनूठी कभी अज्ञे की। तरंग की पंख युक्त वीणा, ऐसी उड़ने वाली जिसमें ध्वनि भी आ रही है। वीणा ये वीणा के समान एक संगीत का भाव भी उत्पन्न हो रहा है। पवन ने भर उमंग से गाया, पवन यानी हवा, हवा ने पंखों को धारण करके अर्थात तरंगों के रूप में एक नए राग को, एक नए संगीत को उस लहर के रूप में उत्पन्न किया है, जो सबके मन में उमंग भर देता है, एक नया जोश भर देता है। क्योंकि इस लहराता हुआ सागर भी जब कलकल करता है, अपनी मदमस्त आवाज में लहराता है, गाता है, तो सुनने वाले व्यक्ति को वीणा के संगीत का सा एहसास होता है। क्योंकि वह हवा की गति के साथ साथ हवा उसको गति देती है, तो हवा देने वाली गति व्यक्तियों के मन में उमंग भर देती है। ऐसा लगता है कि सागर के हृदय में आज तरंगों को पंख लग गए हैं, आज सागर की उस लहरों को पंख लग गए हैं और वो अपने संगीत में चूर हो गया है, संगीत की मधुर ध्वनि उत्पन्न करने लगा है पवन के साथ में मिलकर के। उमंग से वो गा रहा है, उमंग यानी जोश भर के, नई उत्साह के साथ। उमंग यानी उत्साह के साथ, उमंग यानी उत्साह, उत्साह के साथ गा रहा है। यहाँ कवि ने एक मानवीकरण कर दिया एक तरह का प्रकृति की। फेन झालरदार मखमली चादर पर में चलती, किरण अप्सराएं भारहीन पैरों से तिरकती। बहुत सुंदर कल्पना है कवि की। क्या कहता है? फेन का मतलब होता है झाग, 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 झाग जो है, जो सागर की उस लहरों से, तरंगों से उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए कितनी तरंगों को पंख लगा दिया कवि ने, तरंगों को पवन के साथ उसे वीणा का रूप प्रदान कर दिया और व्यक्तियों के मन में एक उत्साह का भाव भर दिया। ये कवि की अपनी कल्पना है। अब देखिए तरंगे क्या करती है? फेन, फेन यानी झाग उगलती है, झाग पैदा करना। झाग ऐसे लगते हैं कुछ जैसे कोई झालरदार कोई चीज हो, झालरदार यानी लटकी हुई। झाग के झाग इकट्ठे हो जाते हैं और ऊंचा नीचा जिस तरह से वो प्रदर्शन करते हैं, ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने झाग की कुछ झालर फैला दी हो। झालरदार यानी झालरदार वो रूप प्रदर्शित होता है। मखमली चादर पर मचलती, कोमल, मखमली कोमल, जो जमीन है उस चादर पर मखमली, वह जो मिट्टी है उस मिट्टी पर जो झाग है वो चारों तरफ फैल जाते हैं। कभी लहर आती है, फिर बुलबुले बन जाते हैं,
ऐसा लगता है कि नदी के किनारे कोई झालर बना दी हो। इस तरह के झाग उत्पन्न हो जाते हैं और वो मखमल के समान होते हैं, जैसे मखमली चादर नदी के किनारे कोई सफेद चादरों को बिछा दी हो, लेकिन वो बड़ी मखमली है। हवा के स्पर्श मात्र से ही वो क्या हो जाती है, फट जाती चादर। मखमली चादर की मचलती हुई, लेकिन वो बनी हुई किससे, झाग से, है ना। मखमली चादर पर मचलती। अब देखिए मखमली चादर पर कोमल, जो बहुत ही कोमल वह चादर है, किरण अप्सराएं, सूर्य की आने वाली किरण को अप्सराएं कहना है। किरण अप्सराएं का मतलब होता है, अप्सरा का मतलब होता है सुंदर, देव जाति की स्त्री, जिन्हें अप्सरा कहा जाता है। किरण रूपी अप्सराएं इस धरती पर आई है, इस समुद्र पर आई हैं, भारहीन पैरों से थिरकी। भारहीन यानी इनके पैरों में भार नहीं है, ये भार से रिक्त है, अर्थात वो उन झालों, उन तरंगों पर, उन सूर्य की उन झाग पर, ये सब जगह क्या होती है, अपने नृत्य को प्रदर्शित करती है। थिरकी यानी नाचती है। इनके नाचने में क्या होता है, भार नहीं होता, ध्वनि नहीं होती, वो केवल उसी स्थान पर नाचती है जहां लहरें उमंग रही हो, जहां झाग उत्पन्न हो रहे हों। तो वहां जब सूर्य की किरणें पड़ती है, अप्सरा रूपी किरणें पड़ती है, तो उसमें भार नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि वो किरणें अपने नृत्य की छाप सबके हृदय पर छोड़ रही हो। ये यहाँ पर एक कल्पना की गई है कवि ने। किरण यानी सूर्य से आने वाली कोमल किरणें, जो अप्सरा के रूप में हैं, सुंदर देव स्त्री के रूप में हैं, जो सबको अपने रूप के आकर्षण में जला जाती है या उत्पन्न कर जाती है। झागों के ऊपर अपना वह रूप प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब किनारे पर पड़े हुए झाग है, उन झाग के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, तो पड़ने वाली किरणें ऐसी प्रतीत रहती है कि मानो आसमान से कोई अप्सराएं उतर आई हो उन किरणों के रूप में। भारहीन पैरों से, उनके पैरों में भार नहीं है। अगर भार होता तो वो बुलबुले फट जाते, टूट जाते। वो भारहीन है, और भारहीन होने के कारण वह अच्छा नृत्य भी प्रस्तुत करती है। विभिन्न प्रकार के प्रकृति में इनका नृत्य देखा जा सकता है। जल पर आलते छोड़ पल पर बदलती। जल पर आलते, अपने पैरों की छाप, जल पर अपने पैरों की छाप, पैरों की छाप, जल पर आलते छाप छोड़ पल पल बदलती, अर्थात जल पर वो अपनी पैरों की छाप छोड़ जाती है। पल पल बदलती, प्रकृति अपना रूप पल पल बदलती है, कभी वो झाग के रूप में, कभी तरंगों के रूप में। तो तरह तरह के जो रूप है प्रकृति के, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। कवि ने इसकी सुंदर कल्पना की है। अब देखिए क्या कहता है। वो जो है वो नृत्यांगना है, वो जल पर जो प्रदर्शन कर रही थी वहां अपनी छाप छोड़ जाती है, अपने पैरों की छाप छोड़ जाती है। पल पल बदलती प्रकृति अपना रूप, अपना आकर्षण, अपना सौंदर्य हर क्षण बदलती है। पल पल यानी हर क्षण बदलती रहती है। दूर धुंधला किनारा झुम झुम डगमगाया किया। दूर दूर से देखने पर धुंधला किनारा, क्योंकि आगा धरती से लेकर के आकाश तक दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र की विशालता ही नजर आती है। और आगे जाने पर धुंधला किनारा दिखता है, साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि धुंध सी छाई हुई है। धुंधला किनारा दूर से देखने पर दिखाई देता है। झुम झुम डगमगाया किया, क्योंकि झुम झुम डगमगाया किया, प्रकृति है अपने मद मस्ती में, अपने आनंद में झूम झूम करके डगमगाती है, नाचती है, गाती है, अपना प्रदर्शन करती है। क्योंकि प्रकृति का ये रूप है, जो अनुभव कर पाता है, जो उसको महसूस कर पाता है, वही उस प्रकृति के उस आनंद रूप का को देख पाता है, उसकी अनुभूति कर पाता है। साधारण व्यक्ति के मन की ये बात नहीं है, ये वैज्ञानिक अपनी दृष्टिकोण, एक सोच है, उसी को कवि ने अपने सामने रखा है। मेरे भीतर जागा दाता, मेरे अंदर
एक परमात्मा का स्वरूप, उस ईश्वरीय दृष्टि का जो स्वरूप है वो मेरे अंतर आद्य में जागा। दाता का मतलब होता है देने वाला, अर्थात ईश्वर परमात्मा, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, जिसने इस संसार का निर्माण किया। मेरे अंदर भी उस परमात्मा की तरह से एक बड़पन जागा, एक भाव जागा। दाता बोला, दाता यानी देने वाला, जो परमात्मा है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने इस संसार का निर्माण किया, वह दाता जो सबसे बड़ा है, उसमें बड़पन की कोई बात नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं रचयिता है। किंतु मनुष्य क्या है, उसकी ओट में, उसके सहारे अपने बड़पन का प्रदर्शन कर सकता है, किंतु वो दाता से बड़ा नहीं हो सकता। दाता ने तो सब कुछ उसको दे दिया, अब उसको सार सवार करना, उसको रखना, ये सभी उसका दायित्व है। इसलिए देखिए, मेरे भीतर जागा दाता, दाता अर्थात मेरे भीतर बड़पन के जो भाव है वो जग गए। अपने हृदय में बड़पन के भाव को ही प्रदर्शित, तो दाता बोला, क्या बोला, देखिए, ये लो सागर मैंने तुम्हें दिया। दाता कहता है प्रकृति की सबसे अनमोल वस्तु है सागर, जहाँ संपूर्ण नदियां आकर मिल जाती है, जो जल का प्रतीक है, जल का भामाशाह है, जिसमें कोई जल की कोई कमी नहीं, जो जीवन का प्रतीक है, वो सागर भी मैंने तुम्हें दिया। क्योंकि दाता है, ईश्वर है, ये सब मनुष्य के लिए है, सब मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए है। तो दाता ने बोला कि लो मैंने सागर दे दिया तुम्हें दान में, क्योंकि ईश्वर की हर वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी है, चाहे वो सागर हो, चाहे नदी हो, फूल हो, सभी चीजें जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो ईश्वरीय वरदान है। इस वरदान को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो दाता से बड़ा कोई बड़पन कोई नहीं दिखा सकता। मनुष्य तो एक आसरा है, एक छोटा सा एक आधार है, लेकिन वो भी अपना बड़पन प्रदर्शन करता है दाता के समान। तो दाता बोलता है, अब दाता उसके बड़पन को पराजित करता है और क्या कहता है, लो ये सागर मैंने तुम्हें दिया, विशाल सागर जो धरती के ऊपर संपूर्ण रूप से छाया हुआ है, 70% भाग जल से बना हुआ है, सागरों से ढका हुआ है, तो मैंने विशाल सागर तुम्हें दे दिया। लो अब तुम क्या करते हो। हरियाली बिछ गई तराई पर, देखो सागर है, सागर के किनारे जब लहर उठी तो लहरों के कारण आस पास में चारों तरफ जहाँ किनारे थे, तराई थी, किनारे थे, वहां सब जगह हरियाली बिछ गई। ये सब सागर की ही देन है, ये परमात्मा की देन है, उस ईश्वर की ही देन है। उसने सागर के साथ साथ हरियाली को भी संसार में फैला दिया। जहाँ जल है वह हरियाली भी है, जहाँ जीवन भी है, जीवन का एक क्षण भी है। इसलिए कवि कहता है हरियाली बिछ गई तराई पर, नदी के किनारे, सागर के तट पर जहाँ समुद्र था, उस समुद्र के किनारे भी चारों तरफ हरियाली, हरे भरे वृक्ष बिछ गए, हरियाली फैल गई तराई पर, किनारे पर। घाटी की पगडंडी लजाई और ओट हुई। घाटी, घाटी का मतलब होता बड़े बड़े पहाड़ जो इस तरह से बने हुए थे, इस तरह से, ये घाटी, ये घाटी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो घाटी है। घाटी, घाटी, ये रास्ता, ये रास्ता, अर्थात दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है, पगडंडी का मतलब होता रास्ता। घाटी की पगडंडी यानी रास्ते में लजाई, लजाई का मतलब होता शर्म आ गई, शर्म आ गई, शर्म आ गई उसको। ओट का मतलब होता छिप गई। कहने का मतलब होता है कि जो घाटी थी, तराई वाला इलाका था, पगडंडियां थी, जो रास्ता था, मुख्य रास्ता, पेड़ों के कारण, हरियालों के कारण क्या हुआ, जो पगडंडी थी वो लजाई यानी छिप गई, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ और जो हरी भरी वनस्पतियां थी उसने रास्ते को ढक लिया। ओट का मतलब होता छिप गई। घाटियों ने यानी बड़े बड़े वृक्षों को, जो रास्ता पहले दिखाई देता था पगडंडियों के माध्यम से, जो लोग आने जाने का काम करते थे घाटियों के मध्य से, अब वहां क्या हो गया, चारों तरफ हरियाली और हरे भरे पेड़ ही बिछ गए, फैल गए। हरे भरे पेड़ों की क्या लग गई, एक लंबी कतार लग गई। और
पगडंडी लजाई और ओट हुई। पगडंडी का मतलब जिस रास्ते पर लोग आने जाने का काम करते थे उसको शर्म महसूस हुई, अर्थात यहाँ एक तरह से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। ओट हुई का मतलब था वो छिप गई हरियाली के बीच में, पूरी तरह से पर्दे में आ गई वो एक तरह से, क्योंकि ये सब इसी सागर का परिणाम था कि उसने हरियाली को इतना फैला दिया कि बड़ी बड़ी जो घाटियां थी, घाटियों के मध्य गुजरने वाला रास्ता था, उस रास्ते को भी हरा भरा बना दिया। और जो रास्ता था वो रास्ता पूरी तरह से यानी छिप गया, अब दिखाई नहीं देता। देखिए, पर चंचला न रह सकी फिर उसकी झांक हुई, छरेरे पेड़ों की नई रंगीली फुनगी। पर चंचला न रह सकी, अर्थात पर चंचला न रह सकी, अर्थात वह चंचला न रह सकी फिर उसकी झांक गई, छरहरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी। कवि कहता है कि जो रास्ता है वो जो चंचला था, रास्ता का चंचला न रह सकी, जिस रास्ते पर लोग गुजरते हैं उस रास्ते पर, कहने का मतलब होता है वो रास्ता छिप नहीं सका। कहीं न कहीं से अगर हम नजर दौड़ा करके देखेंगे तो वो रास्ता कहीं न कहीं दिखाई देगा, वो छिप नहीं सका। चंचला यानी छिप नहीं सका, पर चंचला न रह सकी, अर्थात वो रास्ता जो हरियाली की ओट में छिप जाना चाहिए वो छिप नहीं सका। फिर उसकी ओर झांक गई, तो फिर हम पीछे जाते हुए जब उसको झांक कर देखते हैं, मुड़ कर देखते हैं, तो वह रास्ता दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है हरियाली के बीच में। अब देखिए, छर हरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी। छर हरे का मतलब होता है हरे भरे, छर हरे का मतलब होता है हरे भरे। जो वनस्पतियों से भरे हुए पेड़ है उनकी नई रंगीली फुनगी। फुनगी का मतलब होता है कि नोक, फुनगी का मतलब होता है नोक। छरहरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी। पेड़ जो थे हरे भरे पेड़, वो आसमान को छू रहे थे, आसमान को स्पर्श कर रहे थे। फुनगी का मतलब होता है नोक, बल्कि तीखी, या हम ये कह सकते कोई भी नदी के किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों की जो लंबाई थी वो बढ़ती जा रही थी, दूर दूर तक वो फैली हुई थी लंबाई। आकाश के बाल पर जय तिलक आंक गई, गेहूं की हरी बालियों में से। कवि कहता है आकाश, भाल का मतलब होता है मस्तक, मस्तक।